नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। जीएस डोज का ये एपिसोड नंबर 7 है। अभी तक हम 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। इन सभी जीएस डोज की PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे @गोस्वामी सर सर्च करेंगे तो आपको जो है चैनल मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हमारा एपिसोड 7 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। फर्स्ट है क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष था। अब कई बच्चे क्या है क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से और ध्यान से नहीं पढ़ते, तो वो निम्न में से कौन सा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है ऐसे पढ़ लेंगे, तो फिर वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है GV मावलंकर, सेकंड भीमराव अम्बेडकर, फिर PA संगमा, इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर जनजातीय ये वर्ड क्वेश्चन को अलग कर देता है। वैसे तो प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, लेकिन यहाँ पर जो जनजातीय की बात करें तो PA संगमा राइट आंसर होगा। ठीक है, PA संगमा जो है ये लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। कब बने थे ये भी पूछ लें तो 1996 में बने थे। कब बने थे? 1996 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस नदी पर है? टिहरी की बात है यहाँ पर, धौलागंगा, भागीरथी, मंदाकिनी या फिर अलकनंदा। तो आप सबको पता है कि टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। और कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? भागीरथी। देखिए भागीरथी और अलकनंदा का मेल ही तो गंगा है, इन दोनों का मेल ही तो क्या है? गंगा है। तो भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? जैसे ये बांध इस प्रकार से, जैसे नदी आ रही है ऐसे बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। ठीक है, काफ़ी हाइट पे बांध है। टिहरी बांध की हम बात करें तो जो टिहरी बांध है देश का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। कहते हैं कि इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर इसकी जो है, 260.5 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है इस बांध की। कौन सी नदी पे है ये? भागीरथी नदी पे। कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? भारतीय कृषि का इतिहास MS स्वामीनाथन, S अय्यप्पन, MS रंधावा या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? MS रंधावा, C राइट आंसर होगा। MS रंधावा ने, ठीक है, ये पुस्तक लिखी है इन्होंने और इनका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। मोहिंदर S सिंह रंधावा पूरा नाम है इनका, और इन्होंने ये जो है पुस्तक लिखी भारतीय कृषि का इतिहास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स मतलब कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या 25, 60, 20 या फिर 17। तो कितनी है? भारत में जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या की हम बात करें तो वो टोटल है 20। कितनी है? 20 है। राइट आंसर होगा ये 20। अगला है, गेहूं के बोनेपन का जीन है नोरिन-10, डिजीवुजेन, OPEC2 या उपरोक्त में से कोई नहीं। गेहूं के बोनेपन का जीन की हम बात करें तो वो है नोरिन-10, A राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो डिजीवुजेन है ये चावल में बोनेपन का जीन है, और OPEC जो 2 जीन का संबंध है वो मक्का से है। इसका संबंध मक्का से, इसका चावल से, और इसका नोरिन-10 है, ये फर्स्ट राइट होगा। गेहूं के बोनेपन का जीन है, ये जो है चावल के बोनेपन का जीन है, और OPEC का संबंध किससे है? मक्का से है। किससे है? मक्का से। क्लियर है? चलिए 3 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे यहाँ पे। अगला है, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है बेलग्राम को, उडुपी को, रत्नागिरी को या इनमें से कोई नहीं। जो कोंकण रेल मार्ग है नहीं जोड़ता, आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो नहीं जोड़ता, किसको नहीं जोड़ता? बेलग्राम को नहीं जोड़ता ये। ठीक है, किसको नहीं जोड़ता? बेलग्राम को नहीं जोड़ता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा या फिर जिला सहकारी बैंक द्वारा
या फिर भूमि विकास बैंक द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन किसकी बात हो रही है यहाँ पे? दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा। कौन प्रदान करता है? भूमि विकास बैंक। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, सी राइट होगा। भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन लंबे समय के लिए जो है ऋण प्रदान करता है। अगला है, निम्न में से लघु उद्योगों की समस्या क्या है? पूंजी का अभाव है, विपणन जानकारी का अभाव है, कच्चे माल का अभाव है, या फिर इनमें से सभी का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, लघु उद्योगों की समस्या, पूंजी का तो अभाव, पूंजी ज़्यादा होगी तो बड़ा उद्योग लगाएगा ना, छोटा थोड़ी लगाएगा। विपणन जानकारी तो सीधी सी बात है, ये भी अभाव है। कच्चे माल का अभाव, इसका भी अभाव है। तो ये सभी अभाव है, ठीक है, तो डी राइट होगा। अगला है चिली, या हम बात करें चिक्विकामाटा, निम्न में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, कोयला, या फिर मैग्नीज। तो जो है हम बात करें चिक्विकामाटा है, या चिल्ली बोलें तो तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए। जैसे राजस्थान हम बात करें तांबे के लिए खेतड़ी जैसे बोलते हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान जो है वो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, मैसूर में, चेन्नई में, या फिर हैदराबाद में। तो जो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान है वो है मैसूर के अंदर। कहाँ पर है? मैसूर के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणा आसफ अली की हम बात करें तो वो भारत छोड़ो आंदोलन किसके साथ जुड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन। ए ही राइट होगा। सविनय के दिया हुआ है, चंपारण दिया हुआ इनमें से, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जो हम बात करें 9 अगस्त 1900 कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। तो जो आसफ अली और इसके जो अरुणा आसफ अली के साथ इसके पति थे, और इन दोनों ने भाग लिया था। आसफ अली और अरुणा आसफ अली की हम बात करें तो इन दोनों ने भाग लिया था। कालका पंचकूला से, हरियाणा से संबंध है, और अरुणा आसफ अली को जो है इसके लिए क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे भारत रत्न मिला, अरुणा आसफ अली, याद रखना है आपको। आगे बढ़िए, चंपारण में तीन कठिया प्रथा से क्या तात्पर्य है? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/15 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/10 भूभाग पर नील की खेती करना, या इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण वाली हम बात करें तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 3 कठिया क्या होता है? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण में 3 कठिया प्रथा से तात्पर्य क्या हो गया? 3/20 भूभाग पर नील की खेती कराए जाने से था। स्थानीय जो कृषक थे, स्थानीय कृषक राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में जो है क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था। क्या किया था? कब किया था? अप्रैल, हम बात करें अप्रैल 1917 में, ठीक है, क्लियर है। महात्मा गांधी ने जो है वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सर शंकर नायर, या फिर उपरोक्त तीनों। तो सर शंकर नायर थे सर, सी राइट होगा। सर शंकर नायर ने जो है इस परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया। रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये प्रश्न अलग हो गया। अब प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि नाइटहुड की उपाधि क्यों त्यागी? तो जलियांवाला जो कांड हुआ था उसके कारण। और किसने परिषद से त्यागपत्र दिया? शंकर नायर ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक दानशाला, एक पुस्तकालय, एक खैराती अस्पताल, या इनमें से कोई नहीं। फिरोज शाह तुगलक दार उल सफ़ा क्या था? तो ये था एक खैराती हॉस्पिटल था। ये क्या था? अस्पताल था। सी राइट होगा। अगला है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य? एक देवी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय,
एक पूजनीय गाय या सर्वराज्य माता। तो मौर्य काल की हम बात करें तो सीता से तात्पर्य क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, द कलकत्ता क्रॉनिकल, द इंडियन गजट। बड़ा ही हम बात करें, बहुत ही बार रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है कि द बंगाल गजट है वो सबसे पहले जो है प्रथम समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था ये पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे जी 1780 में हुआ था। कब हुआ था? 1780 में। एक आपको याद हो तो जे हिक्की नाम से जे हिक्की ने जो है ये बंगाल गजट समाचार पत्र को प्रकाशित करना आरंभ किया था। कब किया था? 1780 में। सन भी याद रखेंगे, नाम भी याद रखेंगे, और अखबार का नाम था बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। एकता दिवस के रूप में, रक्षाबंधन दिवस के रूप में, काला दिवस के रूप में, भाईचारा दिवस के रूप में। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो है 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। किसके रूप में? रक्षाबंधन। ठीक है, बी राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्राचीन भारत के संदर्भ में कार्षपर्ण क्या है? साधारणतः प्रचलित सिक्के, ताम्रपत्र अभिलेख, सेलखड़ी मुद्राएं, या मंदिरों की शिला भित्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेख। तो राइट क्या होगा इसमें? साधारणतः प्रचलित सिक्के। प्राचीन भारत के समय में जो है कार्षपर्ण किसको कहते हैं? साधारण प्रचलित सिक्के। ए राइट होगा इसमें। ठीक है, क्या राइट होगा? ए होगा। क्लियर है यहाँ तक आपका? अब बात करते हैं कार्षपर्ण प्राचीन भारत में साधारण प्रचलित सिक्के थे। इन सिक्कों का नाम जो है कार्षपर्ण, कर्ष मतलब बीज से, और ताल माप के कारण था। स्वर्ण या ताम्र का जो कार्षपर्ण है 16 मासे के बराबर थे। रजत सिक्के भी इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो इस बात को, जो रजत सिक्के थे वो भी इसी नाम से फेमस हुए थे, कार्षपर्ण नाम से। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किससे मुस्तौफ ए ममालिक का कार्य संबंधित था? दान, न्याय, सेना, लेखा परीक्षण। तो जो हम बात करें मुस्तौफ ए ममालिक का कार्य संबंधित था लेखा परीक्षण से। किससे संबंधित था? डी राइट होगा, लेखा परीक्षण से। हम बात करें सल्तनत काल में वजीर का जो कार्यालय है दीवान वजारत कहलाता था, और उसकी सहायता के लिए उसके साथ एक पूरा प्रशासनिक सिलसिला होता था। मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल की हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो उस टाइम वजीर के कार्यालय को क्या कहते थे? तो आप कहोगे दीवान वजारत। क्या कहते थे? दीवान ए वजारत। ठीक है, और लेखा परीक्षण का कार्य संबंधित था इससे। लास्ट प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या संविधान की प्रस्तावना। तो आप सबको पता है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना के अंदर। कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना। डी राइट होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे 20 क्वेश्चन इसके प्लस जितने भी मैंने करवाए हैं सारे समझ आ रहे होंगे। अभी तक हम 7 एपिसोड कर चुके हैं, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको पसंद आए लाइक कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही एपिसोड हम करते रहेंगे। ये आने वाले आपके दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एसएससी सीजीएल के लिए, चाहे एलडीसी, सीपीओ या एचएसएससी, सभी एग्ज़ाम, रेलवे के लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और ऐसे ही हम एपिसोड करते रहेंगे। थैंक यू।